हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की सिविक्स की बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 1 मार्क्स के एंड 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी अलोकतांत्रिक देश का कोई एक लक्षण लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? जो हमारा लोकतांत्रिक देश था उसमें जो जो चीज़ें होती है उसका हमें अपोजिट कर देना है। उसमें ये हमारा अलोकतांत्रिक देश का एक लक्षण हो जाएगा। जैसे लोकतांत्रिक देश में जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन, वो हमारा लोकतांत्रिक देश कहलाता है, जहाँ पर शासकों का चुनाव जनता स्वयं करती है। और हमें इसमें पूछा है अलोकतांत्रिक देश का कोई एग्जाम्पल। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं। फर्स्ट तो ये हो सकता है कि स्वतंत्र चुनाव ना होना, एंड इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये हम अपने मन से भी लिख सकते हैं, सोच विचार करके भी लिख सकते हैं, किसी विशेष धर्म को मान्यता देना। ये सब अलोकतांत्रिक देश का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। उस नेता का नाम बताइए जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार की स्थापना की। तो जर्मनी में जिसने तानाशाही सरकार की स्थापना की, तानाशाही सरकार कौन सी सरकार होती है? तानाशाही सरकार वो होती है जो अपनी जिम्मेदारियां, अपने काम ज़बरदस्ती जनता से करवाती है, अपनी जिम्मेदारियां जनता पर थोपती है, तो उसको हम तानाशाही सरकार कहते हैं। तो हमें उसका नाम बताना है जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार की स्थापना की। तो उसका आंसर क्या था? हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही सरकार की स्थापना की थी। किसी एक ऐसे देश का नाम बताएं जो लोकतांत्रिक नहीं है। चीन वैसे दिखने में तो लोकतांत्रिक देश है, अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है, वहाँ पर लोकतांत्रिक नहीं है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया? ये हमारी बुक में भी दिया गया है। अब्राहम लिंकन एक ऑथर है जिन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित किया था अपने शब्दों में। तो देख लेते हैं उसका आंसर। ऐसी सरकार जो लोगों की हो, जो लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो, वो हमारा लोकतंत्र कहलाता है अब्राहम लिंकन के अनुसार। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की? ये हमने अपने इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी देखा था कि 1999 में पाकिस्तान में सेना की मदद से वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका था। किसने? परवेज़ मुशर्रफ ने। उसने 1999 में वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका और ख़ुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, और अपने अनुसार उसने नियम और कानून सब बदल दिए थे। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? हमारे देश के लिए क्या काम करना है, कैसे करना है, उसकी शक्ति किसके पास होती है? जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता अपने शासक को चुनती है, उनके पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। निम्नलिखित में से किस देश में केवल शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान या चिली? तो इसका आंसर क्या होगा? चीन। सऊदी अरब में समाज के किस वर्ग को वोट डालने का अधिकार नहीं था? महिलाओं को 2015 तक सऊदी अरब में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन अब वोट डालने का अधिकार दे दिया गया है। इनमें से कौन से लोकतांत्रिक कार्य है? स्वतंत्र न्यायपालिका। लोकतंत्र में क्या होती है? न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। समानता का अधिकार। लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जहाँ पर सभी को समान माना जाता है, समान महत्व दिया जाता है। निष्पक्ष चुनाव स्वतंत्र रूप से होते हैं, किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं होता। ऊपर के सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? घ, ऊपर के सभी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इसका हमें मैच करना है। तो फिजी का क्या होगा हमारा? थर्ड, मूल निवासियों के वोट का मूल्य अधिक। ये हमारा हो गया का थर्ड, मूल निवासियों के वोट का मूल्य अधिक। सेकंड, नेपाल का हमारा क्या आंसर हो गया?
फर्स्ट, राजा ने ये वाला हमारा नेपाल का आंसर हो गया। राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। चीन, इसका आंसर क्या हो गया हमारा, इसका मैच क्या होगा, चीन। ये हमारा चीन का आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंसद, ग का, ये हमारा ग का आंसर हो जाएगा। चीले का आंसर क्या होगा, सैनिक तानाशाही की संपत्ति। सीरिया का क्या आंसर होगा, ग बाथ पार्टी, ये हमारा रा का आंसर हो जाएगा, ये फोर्थ। अब हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अन्य शासन व्यवस्थाओं से डैश मानी जाती है। जो हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है वो अन्य शासन व्यवस्थाओं से क्या मानी जाती है, बेहतर, अच्छी मानी जाती है अन्य व्यवस्थाओं से। अब 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे एक कथन ए तथा उसका कारण आर दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। कथन ए हमारा क्या है, किसी देश में महिलाओं को मताधिकार न देना अलोकतांत्रिक है। आर क्या कह रहा है, इसका कारण लोकतांत्रिक नागरिकों के समान सम्मान में वृद्धि करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। कथन ए और कारण कथन आर दोनों सही है, लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये हमारे आंसर है, इसको मैच कर सकते हैं यहाँ से। ये थे हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब हम 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं विथ आंसर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं और हमारे सपोर्ट मटेरियल में से भी ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो हम 3 और 5 मार्क्स से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या नेपाल 2005 तक एक लोकतांत्रिक देश था? अपने मत के पक्ष में दलीलें दीजिए। तो इसका आंसर क्या है, नहीं। नेपाल 2005 तक एक लोकतांत्रिक देश नहीं था। नेपाल में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं थी। नेपाल का राजा राज घराने में पैदा होने के कारण शासक बनता था। मतलब वहाँ पे जो शासक होता था वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी। वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि म्यांमार अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है? अपने पक्ष में दलीलें दीजिए। हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अब म्यांमार में लोकतांत्रिक शासन नहीं है, शासन के फैसलों में लोगों की भागीदारी नहीं होती, शासन के चुनाव में जनता की कोई भागीदारी नहीं होती, पहले की तरह सैनिक अधिकारियों का दबदबा है और लोगों की आज़ादी पर प्रतिबंध है। मतलब जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें लोगों की आज़ादी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, सभी लोग स्वतंत्र होते हैं। लेकिन म्यांमार में ऐसा नहीं था, लोगों की आज़ादी पर प्रतिबंध था। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा म्यांमार है अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। क्या सऊदी अरब एक लोकतांत्रिक देश है? अपने मत के पक्ष में दलीलें दीजिए। अभी हमने म्यांमार का पढ़ा, अब हम सऊदी अरब का देखेंगे। तो नहीं, सऊदी अरब भी नहीं है। सऊदी अरब के शाह लोगों के द्वारा चुने जाते राज परिवार में जन्म लेने के कारण यह हक पाया। मतलब सऊदी अरब में भी क्या होता है, शासकों का चुनाव पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्या चीन एक लोकतांत्रिक देश है? अभी हमने म्यांमार का पढ़ा, सऊदी अरब का पढ़ा, अब हमें पढ़ना है चीन। क्या चीन एक लोकतांत्रिक देश है? नहीं। चीन में चुनाव लड़ने से पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी अवश्य लेनी पड़ती है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। चीन में जब भी इलेक्शन होते हैं तो कम्युनिस्ट इलेक्शन में खड़े होने से पहले उम्मीदवार को कम्युनिस्ट पार्टी उसकी मंजूरी लेनी पड़ती थी, और लास्ट में जीतती कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतती थी। केवल कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य ही चुनाव में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये तीनों देश लोकतांत्रिक देश नहीं है।
लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। इसका डिटेल डिस्कशन हमारी जो समरी वाली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो उसमें दी गई है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। कानून का राज और मूल अधिकारों का आदर। शासन में भागीदारी का सबको समान अवसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल से क्या अभिप्राय है। ये हमारे लोकतंत्र का कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई सा भी कैरेक्टरिस्टिक्स उठा के हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं, उसको डिफाइन करने को आ सकता है। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, एक व्यक्ति एक वोट का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। लोकतंत्र नागरिक का एक मत होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो जो हमारे इंडिया में वो क्या है, जो भी व्यक्ति 18 या 18 से प्लस है उनको, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो चाहे वो कोई भी, उन सभी को वोट डालने का अधिकार है। चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सभी के वोट की वैल्यू भी समान ही रहेगी। कोई भी व्यक्ति 2 बार वोट नहीं दे सकता, एक ही वोट डाल सकता है। अब हमारा 7 क्वेश्चन क्या है, लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं। नागरिकों को भाषण देने और विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता। स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने की आज्ञा। राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता। मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता। प्रेस को पूर्ण आज़ादी। अगर हम लोकतांत्रिक की डेफिनेशन को समझ लेते हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, तो इसलिए उसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ सामान्य लक्षण। ये हमने 1 मार्क्स में भी देखा था। गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ लक्षण। लोग सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते। लोग जो लोग की सरकार होती है वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। जैसा वो बोलती है वैसे ही करना पड़ता है। शासनकर्ता सर्वस्व सर्वा होती है, मतलब जो शासन होती है सबसे उच्च उसी को माना जाता है, सबसे उच्च जो ऊपर होते हैं उसी के फैसले होते हैं। विपक्षी दल का कोई स्थान नहीं होता, जो विरोधी दल होती है उसका कोई स्थान नहीं होता। मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की अनुमति नहीं। प्रेस को पूर्ण आज़ादी प्राप्त नहीं होती, प्रेस को भी पूरी आज़ादी प्राप्त नहीं होती और जनता को भी आज़ादी प्राप्त नहीं होती। ये हमारा अलोकतांत्रिक के कुछ लक्षण थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में कोई 5 तर्क दीजिए। लोकतंत्र के पक्ष में 5 तर्क क्या क्या है वो देख लेते हैं। शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप। लोकतंत्र में जो हमारी शासन होती है, सरकार होती है, वो जवाबदेह होती है जनता के प्रति। बेहतर निर्णय लेने की संभावना। निर्णय भले ही देर से लिया जाता है, 1-2 साल लग जाते हैं, लेकिन जो निर्णय होते हैं, फैसले होते हैं, वो सही होते हैं। नागरिकों का सम्मान किया जाता है, सभी नागरिक को समान समझा जाता है। मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें क्या होता है, भेदभाव नहीं किया जाता, सभी धर्मों को एक सी मान्यता प्राप्त होती है और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, सबको समान माना जाता है। गलतियों के सुधार के अवसर। जब भी कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसके सुधार के अवसर भी लोकतांत्रिक देश में होता है। और लोकतांत्रिक सरकार के उसके पक्ष में बताएं तो कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होते हैं, कानून के समक्ष सभी समान होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, देख लेते हैं। लोकतंत्र के विपक्ष में कोई 5 तर्क। ये था हमारा उसके पक्ष में, अब हम देखेंगे उसके विपक्ष में। जिस तरह एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह किसी भी मुद्दे को उठा लिया जाए तो उसके 2 पक्ष होते हैं, एक उसके खिलाफ में और एक उसकी सहमति में। अब हम लोकतंत्र के खिलाफ 5 तर्क देख लेते हैं। अस्थिरता का संभावना, मतलब जो
शासन होती है वो स्थिर नहीं होती, बदलती रहती है। फैसलों में देरी हो जाती है। डिस्कशन करने में साल 2 साल लग जाते हैं। कभी किसी की सहमति नहीं होती है तो कभी कोई सहमत नहीं होता। भ्रष्टाचार बहुत फैलता है। लोकतांत्रिक देश में देखा जाए तो भ्रष्टाचार की संभावना बहुत पाई जाती है। चुनावी प्रक्रिया महंगी। चुनाव जो होते हैं हमारे, इलेक्शन के टाइम पे बहुत खर्चा किया जाता है। जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं वो अपने आप को जिताने के लिए बहुत खर्चा करती है और गरीबों को बहुत कुछ मुफ्त में भी देती है। तो चुनाव के समय बहुत खर्चा होता है हमारे लोकतांत्रिक देश में। सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई होती है। जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको अपने सरकार चुनने में कठिनाई होती है, क्योंकि उनको लालच दे के भी वोट ले लिया जाता है। अक्सर ऐसा किया जाता है। तो ये था हमारा लोकतंत्र के खिलाफ में कुछ पॉइंट्स। और इस वीडियो में हमने 1 मार्क्स एंड 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। थैंक यू।